नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में और एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत पार्ट 9 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के सबसे महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत में किस प्रणाली के अंतर्गत, कौन से सिस्टम के अंतर्गत नोट जारी किए जाते हैं? तो वो उसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। न्यूनतम आरक्षित पद्धति, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में भारत में जो करेंसी नोट्स हैं वो जारी किए जाते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर जो नोट जारी करने की जो शुरुआत है वो 1957 में की और इसके अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ रुपीस के जो न्यूनतम कोष रखने पड़ते हैं, 200 करोड़ रुपए के कोष रखने पड़ते हैं, जिसमें 115 करोड़ का जो स्वर्ण कोष है, धातु कोष है, वो मेंटेन करना पड़ता है और 85 करोड़ रुपीस का जो फॉरेन जो सिक्योरिटीज हैं, विदेशी प्रतिभूतियां हैं, वो रखनी पड़ती हैं। तो 200 करोड़ का न्यूनतम कोष सुनिश्चित करके आरबीआई अपनी मर्जी से जितनी जरूरत हो उतने नोट जारी कर सकता है और 1927 से लेकर के 1927 से लेकर के 1957 तक इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, आनुपातिक आरक्षित प्रणाली है, पद्धति है, वो फॉलो की गई थी और 1957 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत हुई। आनुपातिक जो आरक्षित प्रणाली है, प्रोपोर्शनल जो रिजर्व सिस्टम है, उसमें जो कागजी नोट जारी किए जाते हैं करेंसी के, उनका और धातुओं का जो मेटल्स हैं जैसे स्वर्ण है या चांदी है, उसका एक निश्चित अनुपात रख करके आगे नोट जारी किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। किसने कहा कि खराब मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था से अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है? बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। ये किसने कहा? ये कहा थॉमस ग्रेशम ने। इसे ग्रेशम का नियम भी कहा जाता है, ग्रेशम्स लॉ कहा जाता है। दरअसल कागजी जो मुद्रा है उसको ग्रेशम के अनुसार खराब मुद्रा कहा गया, बैड मनी कहा गया और उन्होंने कहा कि इसका प्रचलन बढ़ने से जो अच्छी मुद्रा है, जो धातु मुद्रा है, मेटालिक मनी है, उसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जाता है और जो धातु मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेपर मनी, जो बैड मनी है, बैड मनी का, कागजी मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य बिल्कुल नहीं होता है, लगभग जीरो होता है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो कागजी मुद्रा है या बैड मनी है, खराब मुद्रा जो है, वो अच्छी मुद्रा को, मतलब धातु मुद्रा को अर्थव्यवस्था में प्रचलन से बाहर करती जाती है। और थॉमस ग्रेशम का ये जो नियम है, ये मुद्रा के मूल्य की गिरावट को लेकर के उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर के उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शनल मनी या ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो चेक, ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे जो ऑप्शनल मनी के ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं, जबकि जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो मुद्रा का ही एक रूप है, करेंसी जो नोट्स के अलावा। और इसके साथ साथ जो ऐच्छिक मुद्रा है, ऑप्शनल मनी है, ये साधारणतः जनता के द्वारा स्वीकार तो कर लिए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, लेकिन कानूनन लीगली किसी को विवश नहीं किया जा सकता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है इसे स्वीकार करने के लिए। तो ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, इस तरह की जो ऑप्शनल मनी है उसको स्वीकार करें या ना करें, ये उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को न्यूट्रल माना है, तटस्थ माना है? तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, दी हुई ऑप्शंस में से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, परंपरावादी जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा की भूमिका को तटस्थ माना है, न्यूट्रल माना है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस,
इस तरह के तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। और इनका ये मानना है कि जो मनी सप्लाई जो है, मुद्रा की जो पूर्ति है किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो वास्तविक चरों में जैसे रोजगार है, जीडीपी है, इस तरह की चीजों में को प्रभावित नहीं करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़े या कम हो, वास्तविक चरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि जो मौद्रिक चर हैं, जैसे कीमतें हैं, मजदूरी की दर है, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री जो हैं, वो मुद्रा की भूमिका को न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तटस्थता में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर मनी में क्या शामिल किया जाता है? तो हाई पावर मनी में जनता के पास जो करेंसी है, सी, उसके साथ साथ जो बैंकों के पास जो अपेक्षित जो निधि कोष हैं, जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं उनके पास, वो, और साथ में बैंकों के जो केंद्रीय बैंक के, सेंट्रल बैंक के पास जो अतिरिक्त जमाएं हैं, जो एक्सेसिव रिजर्व्स हैं, ईआर, वो सभी के सभी मिल करके क्या बनाते हैं? ये हाई पावर मनी बनाते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा को डिफाइन करते हैं। और दरअसल हाई पावर मनी, जो उच्च शक्ति मुद्रा है, वो अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट क्रिएशन है, साख निर्माण है और मुद्रा की पूर्ति का को जो आधार प्रदान करते हैं एक तरह से, और इसी के बेस पे तमाम तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो प्रोसीड होती हैं। तो हाई पावर मनी का अधिक होना मतलब साख निर्माण का अधिक होना, और साख निर्माण का अधिक होना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक निवेश, उपभोग, ये तमाम तरह के जो एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको इससे बल मिलता है। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन और ये कलेक्शन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।